नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है ग्रहों के सिद्धांतों पर, एपिसोड नंबर 12 में। और आज हम बात करने जा रहे हैं आपसे तारनहार ग्रह की। तारनहार का सीधा सा मतलब हो गया कि वो ग्रह जो कि आपकी कुंडली का की प्लैनेट होता है, किसी भी कुंडली का की प्लैनेट होता है। एक सिंपल सा सिद्धांत है, एक कॉमन सिद्धांत है। जब भी कुंडली में राहु खराब होता है तो उसके दोष को बुध हरता है। इट मीन्स कि उसके जो दोष होते हैं उसको बुध दूर करता है। राहु और बुध दोनों ही अगर खराब हो जाते हैं तो इनके दोषों को शनि हरता है। इट मीन्स कि राहु के दोष को बुध हरता है। राहु और बुध में अगर दोष होता है कुंडली में तो शनि हरता है। राहु बुध और शनि तीनों में ही अगर दोष होता है तो मंगल हरता है। राहु बुध शनि मंगल चारों में ही अगर दोष हो तो शुक्र हरता है। और राहु बुध शनि मंगल शुक्र इन पांचों में ही अगर दोष होता है तो गुरु इनके दोषों को हर लेता है। और राहु बुध शनि मंगल शुक्र गुरु इन 6 में ही अगर दोष होता है तो इसको चंद्रमा हर लेता है। और जब सातों ही ग्रह खराब होते हैं तो उसके दोषों को, उन सभी के दोषों को उत्तरायण सूर्य हर लेता है। इट मीन्स कि उत्तरायण सूर्य की जो स्थिति होती है वो बेस्ट पोजीशन होती है। इसी प्रकार से सूर्य के बाद आता है चंद्रमा। चंद्रमा उसके बाद पावरफुल ग्रह होता है, फिर उसके बाद गुरु होता है, फिर उसके बाद शुक्र होता है, फिर उसके बाद मंगल होता है, उसके बाद शनि होता है, उसके बाद बुध होता है, उसके बाद राहु होता है। ठीक है, तो ये एक तरह से हरारी का कह सकते हैं इसको, एक सीक्वेंस कह सकते हैं, एक क्रम कह सकते हैं ग्रहों के दोषों को दूर करने के लिए। इट मीन्स कि अगर आपकी कुंडली में अगर राहु खराब अगर होता है और वो उपाय आपका टफ हो रहा है या उपाय आउटपुट बेहतर नहीं आ रहे हैं तो आप राहु के दोषों को दूर करने के लिए बुध का उपाय कर सकते हैं। राहु और बुध दोनों खराब हो रहे हैं तो शनि का उपाय कर सकते हैं। राहु बुध शनि तीनों खराब हो रहे हैं तो मंगल का कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर मंगल भी खराब होता है, राहु बुध शनि मंगल, तो शुक्र का कर सकते हैं, उसके बाद गुरु का कर सकते हैं, उसके बाद चंद्रमा का कर सकते हैं, उसके बाद सूर्य का कर सकते हैं। इट मीन्स कि सूर्य सबसे पावरफुल ग्रह बन जाता है सभी दोषों के, सभी ग्रहों के दोषों को दूर करने के लिए। अगर सूर्य का उपाय कर लिया जाए तो वो एक बेस्ट पोजीशन होती है। इसीलिए हमारी जो हिंदू परंपरा है उसमें शुरू से ही एक कस्टम्स में शामिल किया गया है सूर्य नमस्कार और सूर्य को जल देना। सूर्य को जल देना तो बहुत एक कॉमन या बहुत माइन्यूट सी चीज़ हो गई। बेसिकली वो एक उपाय नहीं है ना वो, क्योंकि सूर्य का जो सबसे पावरफुल उपाय होता है वो होता है कि सूर्योदय के समय पे सूर्य नमस्कार करने के बाद आप उसको पूजा करें, उसको जल चढ़ाएं। वो एक विधि है पूरी। तो आज जो भी केवल जल चढ़ाते हैं तो ये आप आधा अधूरा उपाय कर रहे हैं। तो बेसिकली होना क्या चाहिए कि पहले आपको जल देने से पहले आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य नमस्कार करने के बाद आपको जल देना चाहिए। और सूर्य नमस्कार का सीधा सा मतलब होता है कि सूर्योदय के समय पे सूर्य नमस्कार किया जाता है। सूर्य को जो जल दिया जाता है वो सूर्योदय के समय पे दिया जाता है। अगर आप देखिए, एक साइंटिफिक रीज़न क्या है सूर्योदय पे, एक होती है इंफ्रारेड किरणें और एक होता है अल्ट्रा वायलेट किरणें। इंफ्रारेड किरणें जो सूर्य में से निकलती हैं वो आपकी बॉडी के लिए, वनस्पतियों के लिए या एनवायरनमेंट के लिए बहुत पॉजिटिव होती है। और जैसे जैसे ये सूर्यास्त की तरफ बढ़ता चला जाता है तो वो इंफ्रारेड से अल्ट्रा वायलेट किरणें उसमें से उत्सर्जित होने लगती हैं। तो वो जितनी भी अल्ट्रा वायलेट किरणें होती हैं वो नेगेटिव प्रभाव करती हैं, नेगेटिव होती हैं। तो जितना आप लेट सूर्य को जल देते हैं ना, तो इट मीन्स कि आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं अल्ट्रा वायलेट किरणों को, आप इंफ्रारेड को नहीं कर रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य है, जो उपाय बताने का उद्देश्य है, जो परंपरागत रूप से सूर्य नमस्कार या सूर्य को जल चढ़ाने का जो उद्देश्य है वो इंफ्रारेड किरणों का जो उत्सर्जन हो रहा है वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सकें आप उसको।
इसलिए होता है। और उपायों के माध्यम से सूर्य को बल प्रदान किया जा सकता है। तो इसलिए एक हिंदू परंपरा में सूर्य को एक पॉजिटिव करने का सबसे एक आसान जो उन हमारे स्कॉलर्स को उपाय समझ में आया वो ये आया कि इसको परंपरा में शामिल कर दिया जाए। तो अगर अब आप नहीं देते हैं सूर्य को जल तो आपको देना चाहिए, अगर सूर्य नमस्कार नहीं करते हैं तो आपको करना चाहिए, जिससे कि सभी ग्रहों के दोषों को दूर करने का ये सबसे बेस्ट उपाय होता है। इसके बाद चंद्रमा का उपाय। चंद्रमा का उपाय भी हमारे कस्टम्स में शामिल है। जैसे पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है, पूर्णिमा को पूजा की जाती है, पूर्णिमा को खीर बनाई जाती है, खीर पूड़ी बनती है ना। हम लोग के यहाँ पर जो सनातन धर्म से जुड़े हैं, हिंदू परंपरा से जुड़े हैं, उनके यहाँ पूर्णिमा पे खीर बनती है और चंद्रमा की रोशनी में रख के उसका प्रसाद लगता है, प्रसाद लगाया जाता है, प्रसाद लगा के उसको ग्रहण किया जाता है। तो चंद्रमा को जो पूर्णिमा के समय की जो उसकी पॉजिटिव जो एनर्जी है वो हम लोगों को प्राप्त होती है। तो ये चंद्रमा का बहुत अच्छा उपाय होता है। पूर्णिमा को खीर बनाना या व्रत करना ये बेस्ट रिजल्ट्स देता है। इसके बाद गुरु को भी कस्टम्स में शामिल कर लिया गया है। कस्टम्स में शामिल किया जैसे केले की पेड़ की पूजा करना, ये कस्टम्स में, या मंदिर में जाना। मंदिर जाना भी गुरु के अच्छे उपायों में होता है कि सुबह सवेरे मंदिर जाना या इवनिंग जो आरती होती है उसमें शामिल होना, ये गुरु का बहुत अच्छा उपाय है। तो ये भी हमारे कस्टम्स में शामिल है। शुक्र का उपाय तो देखिए, गाय की पहली रोटी हमारे यहाँ पर निकलती है मॉर्निंग टाइम में। इट मीन्स कि सबसे पहला जो भोजन का पहला जो भाग होता है वो गाय के निमित्त होता है, उसको गाय को ऑफर किया जाता है बाद में। तो इस शुक्र का बहुत अच्छा उपाय हो गया, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से मंगल का उपाय, इसी प्रकार से शनि का उपाय, इसी तरह से बुध का उपाय। तो जैसे देखें ना, बुध, शनि और मंगल ये इतने प्रचलित उपाय नहीं है, क्योंकि ये जो उपाय हैं, और इसके पहले राहु का उपाय, तो ये इतने प्रचलित उपाय नहीं है। क्यों प्रचलित नहीं है? क्योंकि हमने एक की पकड़ी है, एक ओवरऑल जो हमने पकड़ा वो एक रूप पकड़ी है। हमने ये माना, हमारे स्कॉलर्स ने ये माना है कि देखिए, एक कहावत होती है कि हाथी के पाँव में सबके पाँव आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। ये पुरानी परंपरागत रूप से ये कहावत है। तो इट मीन्स कि जब सूर्य के उपाय करने से सारे के सारे ग्रह पॉजिटिव हो रहे हैं तो सबसे पहले एक सूर्य को शामिल किया जाए। अगर सूर्य का संभव नहीं है किसी के लिए तो चंद्रमा का कर लिया जाए, वो संभव नहीं है तो गुरु का कर लिया जाए, वो संभव नहीं है शुक्र का कर लिया जाए। और अगर शुक्र का भी अगर संभव नहीं तो उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं हो सकता है ना। फिर तो आगे बढ़ना ही बेकार हो गया ना। जो व्यक्ति रोज भोजन करता है, बिना भोजन के तो जीवन चल ही नहीं सकता। वो पहला भोजन का भाग अगर निमित्त गाय के नहीं निकाल सकता है, या अपने वेल विशिंग में, अपने अच्छेपन के लिए, अपने एक उपाय स्वरूप में अगर एक छोटा सा उपाय भी नहीं कर सकता है कि वो एक भोजन का हिस्सा या भोजन का भाग भी अगर उपाय के रूप में गाय के निमित्त निकाल दे, तो फिर तो कैसे भला होगा, है ना। चलिए ठीक है, चर्चा करी हमने तारनहार ग्रहों की। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम नए सिद्धांत के साथ बात करेंगे आपसे। ग्रहों के सिद्धांतों पर चर्चा चल रही है। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।